रचना और गुंजन बचपन से ही अच्छी सहेलियां थी। हमेशा से रचना और गुंजन की जोड़ी उनकी पूरी ग्रुप में मशहूर थी। नर्सरी से एक ही स्कूल में गई और जब कॉलेज चुनने की बात आई तो दोनों ने एक ही कॉलेज चुना। कॉलेज घर से दूर होने के कारण दोनों पास ही एक रूम लेकर उसमें एक साथ रहने लगी। बचपन से साथ खेलने और पढ़ने के बावजूद दोनों के स्वभाव में काफ़ी अंतर था। एक और रचना सीधी सादी और सामान्य से दिखने वाली लड़की थी, तो गुंजन दूसरी ओर बेहद स्मार्ट और आकर्षक। रचना को पढ़ाई में दिलचस्पी थी, तो गुंजन को खेल कूद में। गुंजन तो बस पास होने के लिए पढ़ाई करती, जबकि रचना पढ़ाई में इस कदर खो जाती कि उसे अपने आसपास की दीन दुनिया की खबर ही नहीं रहती। दोनों एक दूसरे की पूरक बन अपनी दोस्ती निभाती आई थी। कॉलेज के दिनों में दोनों से टकराया था अभय, जो कि एक छैल छबीले लड़के के रूप में सामने आया। ऊंची कदकाठी, एथलेटिक बॉडी, पढ़ाई में अच्छे अंक लाने वाला, बास्केटबॉल चैंपियन को पूरे कॉलेज का दिल मोह लेने में अधिक समय नहीं लगा। सबसे पहले अभय पर गुंजन की नज़र पड़ी। गर्मी के दिनों पसीने से तरबतर अभय बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस किया करता, क्योंकि गुंजन को खुद भी बास्केटबॉल में दिलचस्पी थी। उसने अभय से दोस्ती करने में ज़्यादा देर ना लगाई। कुछ ही हफ्तों में वह अभय से बास्केटबॉल खेलने के पैतरे सीखने लगी। रचना अक्सर दोनों का खेल देखा करती। महीना बीतते बीतते अभय उनके रूम पर आने लगा, जो उन्होंने कॉलेज के पास ले रखा था। जब वह उनके रूम पर आता तो गुंजन उससे पढ़ाई से संबंधित नोट्स शेयर करती, नए नए गुण सीखती। अभय उसे पूरे मन से सिखाता। ना जाने कब इस पढ़ाई से पीछा छूटेगा। एक बार कॉलेज ख़त्म हो जाए तो मैं इन किताबों को तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इनको तो क्या, मैं किसी भी किताब को हाथ नहीं लगाऊंगी। गुंजन बोली, कैसी बातें करती हो तुम? किताबों के अलावा दुनिया के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर रचना से चुप ना रहा गया। तुम्हें भी पढ़ने में दिलचस्पी है? मुझे भी। बिना पढ़े तो मुझे एक दिन भी नींद नहीं आती, अभय ने कहा। उस दिन के बाद से अभय की दोस्ती रचना से भी हो गई। अब तीनों केवल कॉलेज में ही नहीं बल्कि उनके रूम पर भी बतियाया करते। गुंजन अभय के लुक्स और अदाओं की दीवानी थी, तो अभय रचना के सामान्य ज्ञान और पढ़ने के प्रति दिलचस्पी का। कुछ ही हफ्तों में वे एक तिगड़ी के रूप में पहचाने जाने लगे। तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। साथ पढ़ते, साथ घूमने जाते और समय बिताया करते। अभय आता ही होगा, फटाफट तैयार हो, लिपस्टिक को फ्रेश करती, गुंजन ने कहा। ओहो, तो ये सारी तैयारी अभय जी के लिए हो रही है? रचना ने उसकी टांग खींची। हाँ यार, क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं। अचानक ही गुंजन गुनगुनाने लगी और दोनों सहेलियां हंसने लगी। आज फिर पढ़ते समय गुंजन धीरे धीरे अपने मन में उठ रहे विचारों की पर्चियां बनाकर अभय की ओर पास करने लगी। अभय ने पर्चियां खोलकर पढ़ी। पहली पर्ची में लिखा था, कितना सुहाना मौसम है। दूसरी पर्ची में लिखा था, आज तो लॉन्ग ड्राइव पर जाना बनता है। तभी गुंजन ने तीसरी पर्ची उसकी ओर सरकाई तो वह कुछ चिढ़ गया। तुम्हारा मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता गुंजन? अभय ने कहा। तो गुंजन बस खिसियाकर हंस पड़ी। अरे ये तो बचपन से ही ऐसी ही है। पर्चियों से इसकी करीबी रिश्ता है। आखिर उन्हीं के बल पर पास होती आई है। रचना ने राज खोल दिया। अच्छा, तो पर्चियों से पुराना नाता है। देखो ना, अभी भी पढ़ते समय ना जाने क्या कुछ पर्चियों पर लिखकर मेरी ओर सरकाती रहती है। अभय की बात पर तीनों हंस पड़े। और ये मैडम ना जाने क्या कुछ पढ़ने में मगन रहती है। कहते हुए गुंजन ने रचना के हाथ से किताब छीनी। अरे मुझे तो पढ़ने दो। बहुत अच्छा लेख प्रकाशित हुआ है इस पत्रिका में। जानते हो, हम सबकी आदर्श कार मर्सिडीज का नाम कैसे पड़ा? जर्मनी के एक बिजनेसमैन एमिल येलेनेक कारों को बेचने का बिजनेस करते थे। उन्होंने डायमंड मोटर्स को कई गाड़ियां खरीदी और बेची। गाड़ियों की इस कंपनी को लिखे कई खतों में उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अपनी स्पोर्ट्स कार का
नाम एमिल की बड़ी बेटी मर्सिडीज येलने के नाम पर रखा जाए, क्योंकि उनके साथ बिजनेस करने से कंपनी को काफ़ी फायदा होता था। कंपनी ने उनकी शर्त मान ली। उस वक्त मर्सिडीज केवल 11 वर्ष की थी जब दुनिया इस दौर को मर्सिडीज इरा पुकारने लगी। बड़ी होने पर मर्सिडीज की 2 शादियां हुई, मगर एक भी सफल नहीं रही। अपने 2 बच्चों को पालने के लिए उन्हें लोगों के आगे हाथ पसारने पड़े। फिर उन्हें कैंसर हो गया और केवल 39 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। सोचो जरा, जिस कार का नाम समृद्धि और सफलता का पर्याय बन गया है, वह जिस व्यक्ति के नाम पर रखी गई, उसका अपना जीवन कितना संघर्ष में बीता है। ना ये कितनी बड़ी विडंबना। तुम भी ना जाने क्या कुछ ढूंढ कर पड़ती रहती हो। रचना की बात पूरी होने पर गुंजन बोली, मेरी बकेट लिस्ट में दुनिया घूमना शामिल है। अभय बोला, ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के बाद मेरी इन जगहों को देखने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। अब मर्सिडीज कार को देखने का मेरा नज़रिया बदल जाएगा। तुमने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए थैंक यू रचना। अभय रचना के पढ़ने के शौक से प्रभावित हुआ। उसे भी रचना की तरह इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान में बेहद रुचि थी। शाम को तीनों बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे। तीनों ने अपनी अपनी पसंद का भोजन ऑर्डर किया। कमाल है, तुम दोनों के खाने की पसंद भी कितनी मिलती है। रचना और अभय के साउथ इंडियन खाना ऑर्डर करने पर गुंजन ने कहा, मैं तो चाइनीज़ खाना मंगवाऊंगी। कॉलेज की अन्य सहेलियां गुंजन की नज़रों में अभय के प्रति उठ रहे जज्बातों को पढ़ने में सक्षम होने लगी थी। वे अक्सर गुंजन को अभय के नाम से छेड़ती। कुछ लड़कियां अभय को गुंजन का बॉयफ्रेंड तक बुलाने लगी थी। ऐसी संभावना की कल्पना मात्र से ही गुंजन का मन तितली बन उड़ने लगता। चाहती तो वह भी यही थी, मगर कहने में शर्माती थी। सहेलियों को धमकाकर चुप करा देती। बस चोरी छुपे मन ही मन फूट रहे लड्डुओं का स्वाद ले लिया करती। कल मूवी का प्रोग्राम कैसा रहेगा? गुंजन के सवाल उछालने पर रचना इधर उधर झांकने लगी। अभय बोला, कौन सी मूवी चलेंगे? मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है पिक्चर देखने का। लगता है तुम दोनों पिछले जन्म के भाई बहन हो। रचना को भी मूवी का शौक नहीं, उसे तो बस कोई किताबें दे दो तुम्हारी तरह। लेकिन कभी कभी दोस्तों की खुशी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो इस सैटरडे हम तीनों मूवी देखने जाएंगे, मेरी खुशी के लिए। इटलाते हुए गुंजन ने अपनी बात पूरी की। अभय के चले जाने के बाद रचना गुंजन से बोली, तुम दोनों ही चले जाना फिल्म देखने। तुम्हारे साथ होती हूँ तो लगता है जैसे कबाब में हड्डी बन रही हूँ। कैसी बात करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। गुंजन ने उसे हंसकर टाल दिया। जब तक अभय के मन की टोह ना ले ले, गुंजन अपने मन की भावनाएं जाहिर करने के लिए तैयार नहीं थी। जो कह रही हूँ कुछ सोच समझ कर ही कह रही हूँ। तेरी आंखों में अभय के प्रति आकर्षक साफ झलकता है। पता नहीं उसे कैसे नहीं दिखा अभी तक। रचना की इस बात को सुनकर गुंजन के अंदर प्यार का वह अंकुर जो अब तक संकोचवश उसके दिल की तहों के अंदर दबकर धड़क रहा था, बाहर आने को मचलने लगा। अभय को देखकर उसे कुछ कुछ होता था, पर यह बात वह अभय को कैसे कहे। इसी उधेड़-बुन में उसका मन भटकता रहा। अजीब पागल है अभय, इतने हिंट्स देती हूँ उसे, पर वो फिर भी कुछ समझ नहीं पाता। क्या मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी? गुंजन अक्सर सोचा करती। आजकल गुंजन का मन प्रेम हिलोरे खाने लगा था। अभय को देखते ही उसके गालों पर लालिमा छा जाती। अब तो उसका दिल पढ़ाई में बिल्कुल भी ना लगता। उसका मन करता कि अभय उसके साथ प्यार भरी मीठी बातें करे। जब भी वह अभय से मिलती चहक उठती। उसका मन करता कि अभय उसके साथ ही रहे, छोड़कर ना जाए। आजकल वह प्रेम भरे गीत सुनने लगी थी और अपने कमज़ोर शब्द को उसकी सहायता से प्यार में डूबी कविताएं भी लिखने लगी थी। लेकिन ये सारे राज उसने अपनी निजी डायरी में कैद कर रखे थे। अभय तो क्या, रचना भी इन गतिविधियों से अनजान थी। उस शाम जब रचना किसी काम से बाहर गई हुई थी,
तो अभय कमरे पर आया। गुंजन तभी सिर धोकर आई थी तो उसके गीले बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। गुंजन अक्सर अपने बालों को बांध कर रखा करती थी, मगर आज उसके सुंदर बाल बेहद आकर्षक लग रहे थे। आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, अपने बालों को खोलकर क्यों नहीं रखती? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। केवल मेरे बाल अच्छे लगते हैं, मैं नहीं? गुंजन ने खुलकर सवाल पूछे तो जवाब में अभय शर्माकर हंस पड़ा। दोनों नोट्स पूरे करने बैठ गए। ओह, कितनी सर्दी हो रही है आजकल, यहाँ बैठना असहज हो रहा है। चलो अंदर हीटर चलाकर बैठते हैं। कहते हुए गुंजन अभय को बेडरूम में चलने का न्योता देने लगी। आर यू श्योर? अभय इससे पहले कभी अंदर नहीं गया था। जब भी आया बस लिविंग रूम में ही बैठा। हाँ हाँ, चलो अंदर आराम से बैठकर पढ़ेंगे, फिर मैं तुम्हें गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाऊंगी। अभय और गुंजन दोनों पलंग पर बैठकर पढ़ने लगे। गुंजन ने तह कर रखी रजाई पैरों पर खींच ली। दोनों सटकर बैठ पढ़ रहे थे कि अचानक बिजली कड़कने लगी। हल्की सी एक चीख के साथ गुंजन अभय से चिपक गई। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। जब तक रचना वापस नहीं आ जाती प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। ठीक है, नहीं जाऊंगा, डरती क्यों हो, मैं हूं ना। अभय उसकी पीठ सहलाते हुए बोला। फिर एक बात से दूसरी बात होती चली गई। बिना सोचे ही अभय और गुंजन एक दूसरे की आगोश में समाते चले गए। कुछ ही देर में उन्होंने सारी लक्ष्मण रेखाएं लांघ दी। बेखुदी में दोनों ने जो कदम उठा चुके थे उसका होश उन्हें कुछ समय बाद आया। बाहर छिटपुट रोशनी आ गई थी। सूरज ढल चुका था, कमरे में अंधेरा घिराया था। गुंजन धीरे से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अभय भी चुपचाप बाहर आया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाते इससे पहले ही रचना वापस आ गई। उसके आते ही अभय देर हो रही है कहकर अपने घर चला गया। जो कुछ हुआ वह अनजाने में हुआ था, मगर फिर भी गुंजन आज बेहद खुश थी। उसे अपने प्यार का सानिध्य प्राप्त हो गया था। आगे आने वाले जीवन की सुनहरे स्वप्ने उसकी आंखों में नाचने लगे। आज देर रात तक उसकी आंखों में नींद नहीं झांकी, केवल होठों पर मुस्कुराहट तैरती रही। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? रचना ने पूछा तो गुंजन ने अच्छे मौसम की ओट ले ली। अगले दिन अभय गुंजन के कमरे पर उसे पढ़ाने नहीं आया, बल्कि कॉलेज में भी कुछ दूर दूर ही रहा। करीब 4 दिनों के बाद गुंजन कॉलेज कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी कि अचानक अभय आकर सामने बैठ गया। उसे देखते ही गुंजन का चेहरा खिल उठा। हाय, कैसे हो? गुंजन ने धीरे से पूछा, पर अभय को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पतला हो गया हो। तो क्या अभय बीमार था, इस वजह से दिखाई नहीं दिया? गुंजन सोचने लगी। और मैंने इसका हाल तक नहीं पूछा। मन ही मन मान लिया था कि उस दिन की घटना के कारण शायद अभय सामना करने में असहज हो रहा हो। गुंजन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उस शाम हमारे बीच जो कुछ हुआ वह मैंने ऐसा कुछ सोचा भी ना था। बस यूं ही अचानक ऐसी हालत बस यूं ही अकस्मात हालात ऐसे बनते चले गए। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और इस बात को यहीं भूल जाओ। मैं भी उस शाम को अपनी याददाश्त से मिटा दूंगा। तो इस कारण अभय पिछले कुछ दिनों से उसके कमरे पर नहीं आया। गुंजन का शक सही निकला। उस दिन की घटना के कारण ही अभय मिलने नहीं आ रहा था। उस शाम गुंजन को अभय का साथ अच्छा लगा था। वो पहले से ही अभय की ओर आकर्षित थी। अब यदि उसका और अभय का रिश्ता आगे बढ़ता है तो गुंजन को और क्या चाहिए। वो खुश थी, मगर आज अभय की इस बात पर उसने ऊपर से केवल यही कहा, मैंने बुरा नहीं माना अभय, मैं तो उस बात को एक घटना समझकर भुला भी चुकी हूँ। तुम भी अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। गुंजन चाहती थी कि अब उसका और अभय का प्यार आगे बढ़े, पहली सोपान चढ़े और धीरे धीरे गहराता जाए। इसलिए अभय को किसी भी तनाव में रखकर इस रिश्ते के बारे में सोचा नहीं जा सकता।
यह बात वह अच्छी तरह समझ चुकी थी। प्यार की क्यारी को पनपने के लिए जो कोमल मिट्टी मन के आंगन में चाहिए, उसे अब वह अपनी सहज बातों और मीठे व्यवहार की खुरपी से रोकना चाहती थी। इस घटना का जिक्र गुंजन ने केवल अपनी डायरी में किया। रचना को उस शाम के बारे में कुछ नहीं पता था। तीनों एक बार फिर पुराने दोस्तों की तरह मिलने जुलने लगे। अभय फिर से कमरे पर आने लगा। तीनों घूमने फिरने जाने लगे। अब तक अभय और रचना की भी अच्छी दोस्ती निभने लगी। एक तरफ अभय के लिए गुंजन की चाहत, तो दूसरी तरफ अभय से रचना की बढ़ती दोस्ती। इस तिगड़ी में सभी बेहद खुश रहने लगे। एक शाम जब रचना कमरे पर आई तो गुंजन ने हड़बड़ाकर अपनी डायरी, जिसमें वह कुछ लिख रही थी, बंद करके किताबों के पीछे छिपा दी। मुझे सब पता है क्या लिखती रहती हो तुम इस डायरी में, रचना ने चुटकी ली। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। गुंजन हंसी और कमरे से बाहर निकल गई। रचना उसके पीछे पीछे आई और कहने लगी, गुंजन, अगर अब है आगे नहीं बढ़ पा रहा तो तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। हम तीनों की दोस्ती को 1 साल होने को आया है। हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं। अब ज़्यादा सोच विचार में और समय मत गंवाओ। अभय जैसा अच्छा लड़का सबको नहीं मिलता। आगे बढ़ो और अपने मन की बात अभय से कह डालो। रचना ने गुंजन को समझाया तो वह अभय से अपने दिल की बात करने को राजी हो गई। रचना ने सुझाव दिया कि नज़दीक आते वैलेंटाइन डे पर गुंजन अभय से अपने दिल की बात कह दे। मगर वैलेंटाइन डे से पहले रोज डे पर अभय ने रचना को लाल गुलाब देकर अचानक प्रपोज कर दिया। ऐसे किसी कदम की उसे उम्मीद न थी। रचना हकी बकी रह गई। कुछ कहते न बना। बस खामोशी से गुलाब हाथ में लिए वह रूम पर लौट आई। जब गुंजन को इस बात के बारे में पता लगा तो उसे रचना से भी ज़्यादा ठेस लगी। वह तो अभय को अपना बनाने के सपने सजो रही थी, लेकिन अभय ने तो बाजी ही पलट दी। रचना जानती थी कि गुंजन के मन में अभय को लेकर आकर्षण पनप रहा है। वह तो स्वयं ही गुंजन को अभय की ओर ढकेल रही थी, मगर अभय ने आज जो किया उसके बाद रचना गुंजन से नज़रें मिलाने में भी सकुचाने लगी। ना जाने मेरी सहेली मेरे बारे में क्या सोचेगी। रचना मन ही मन परेशान होने लगी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलकने लगी। गुंजन ने रचना के अंदर उठ रहे तूफान को पढ़ लिया। आखिर दोनों बचपन से एक दूसरे का साथ निभाती आई थी, भावनाएं बांटती आई थी। गुंजन के रचना के चेहरे पर उठ रही व्यग्रता के भाव को देख गुंजन ने अपने चेहरे पर जरा भी व्याकुलता नहीं आने दी। एक सच्ची सहेली की तरह उसने रचना के सामने स्वयं को उसकी खुशी में प्रसन्न दिखाया। उसने रचना को ये कहकर समझाया कि जो कुछ वह सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं था। वे तीनों अच्छे दोस्त हैं और गुंजन के मन की भावनाएं केवल रचना की कल्पना मात्र है। अभय की तरफ से कभी भी इस प्रकार का ना तो कोई संदेश आया ना ही इशारा। वह दोनों केवल अच्छे दोस्त रहे। तुम्हें गलत फहमी हो गई थी मेरी जान। अभय मुझे नहीं तुम्हें पसंद करता है और इसका साक्षी है उसका दिया ये लाल गुलाब का फूल। अब खुशी से फूल को अपनाओ और अभय के साथ एक सुखी जीवन बिताओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। गुंजन ने कहा। तब जाकर रचना को थोड़ी शांति मिली। गुंजन ने ये सब केवल रचना को शांत करने के लिए कहा, मगर उसके अंदर जो ज्वालामुखी फट रहे थे उसका सामना करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। अभय ने उसे धोखा दिया है। वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या गुंजन की आंखों में अभय ने कभी कुछ नहीं पड़ा? और उस शाम का क्या जो उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में गुजारी? गुंजन को इन सभी सवालों के दैत्य घेरने लगे। वो भीतर ही भीतर सुलगने लगी। अपनी सबसे प्यारी सहेली की खुशी में वह बाधा नहीं बनना चाहती थी, पर दिल का क्या करे। अगला पूरा हफ्ता इसी
ऊहापोह में बीता। रचना के सामने ऊपर से शांत और खुश दिखने वाली गुंजन अंदर ही अंदर घुल रही थी। आखिर दिल पर दिमाग हावी हो ही गया। इतने दिनों से चल रही मगजमारी में गुंजन का शैतानी मन उसके शांत मन से जीत गया। उसने ठान लिया कि वह अभय को सबक सिखा कर रहेगी और उसकी सच्चाई रचना के सामने खोल देगी। इसी आशय से उसने सबूत के तौर पर अपनी डायरी उठाई और तैयार होकर कॉलेज चली गई। आज वह इस डायरी में बंद हर राज को रचना के सामने रख देगी। कॉलेज में हर जगह लाल रंग की लाली छाई हुई थी। आज वैलेंटाइन डे था। हर ओर लाल गुब्बारे, दिल की शेप के कटआउट, लाल रिबन। लड़कियां भी लाल लाल कपड़ों में सजी हुई अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतलाती घूम रही थी। कहाँ आज ही के दिन गुंजन ने अभय से अपने दिल की बात कहने की सोची थी और कहाँ आज वह अभय और रचना के बनते हुए रिश्ते को तोड़ने जा रही है। गुंजन ने कॉफ़ी हाउस में अभय और रचना को एक साथ बैठे देख लिया। उसकी तरफ उन दोनों की पीठ थी। सधे हुए तेज कदमों से बढ़ती हुई वह उनकी तरफ लपकी। इससे पहले कि वह उन्हें आड़े हाथों लेती, उसके कानों में उनका वार्तालाप सरक गया। रचना, तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। तुम्हारा सहज स्वभाव मेरे अपने अंतर्मुखी स्वभाव से मेल खाता है। अभय बोला। हाँ, और देखो ना, हमारे स्वाद, हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं भी इतनी मिलती जुलती हैं। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा नहीं था, रचना कह रही थी। बल्कि मैं तो कुछ और ही समझती रही अब तक। संभवतः रचना का इशारा गुंजन की ओर था। समझने में मुझे भी कुछ समय जरूर लगा। कभी कभी मन में कुछ संशय भाव भी उभरे, पर यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। जीवन में गलती सभी से हो जाती है, मगर समझदार वही व्यक्ति है जो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है। अभय ने अपनी बात पूरी की। पीछे खड़ी गुंजन सब सुन रही थी। सच ही तो कह रहे हैं दोनों, एक दूसरे के लिए यही बने हैं। दोनों के स्वभाव एक दूसरे के अनुकूल हैं। क्या एक बार सोने से प्यार हो जाता है? नहीं ना। अभय और उसके बीच जो हुआ वह प्यार का नहीं, जवानी के आकर्षण और जोश का परिणाम था, जो शायद किसी के भी साथ हो सकता है। एक बार हुई ऐसी घटना के बलबूते पर पूरे जीवन के निर्णय नहीं लिए जा सकते और ना ही लेने चाहिए। अभय ने सही फैसला लिया, जो सोच समझकर अपने अनुरूप जीवन साथी का चयन किया। दोनों साथ में कितने खुश हैं। मेरे दोस्त हैं। क्या इनकी खुशी पर बिजली गिराकर मैं खुश रह पाऊंगी? क्या ऐसा करने के बाद मैं खुद को कभी माफ़ कर पाऊंगी? फैसला वही लेना चाहिए जिससे जीवन सुखी हो। आज भावेश में आकर मैं ये क्या करने जा रही थी? गुंजन ने अपने कदम रोक लिए। अपनी डायरी को उसने वापस अपने बैग में छिपा कर रख दिया। अब इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आकाश में छाई घटाएं खुलने लगी। बसंत के माध्यम सूरज की सुहानी किरणें हर ओर उजाले की बौछारें करने लगी। गुंजन के मन के अंदर भी ये उजाला उतरने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। अच्छा बच्चू, मुझसे गुपचुप यहाँ अकेले पार्टी करने का प्रोग्राम है। तुम दोनों भले ही एक कपल बन गए हो, पर मैं कबाब में हड्डी बनने से संकोच नहीं करूँगी। मुझे भी तुम्हारे साथ पार्टी करनी है। कहते हुए गुंजन ने अपनी दोनों बाहें पसार दी। रचना और अभय ने भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया। तीनों ने कॉफ़ी और केक का ऑर्डर दिया। अनगिनत बातों का पिटारा फिर से खुलने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।